केप्लर्स लॉ क्या कहता है? दिस लॉ इज अदरवाइज नोन एज केप्लर्स लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेट्स का मोशन के बारे में बताया गया है और हमारे स्क्रिप्चर में लिखा है कि जो कण कण में होता है वो विश्व ब्रह्मांड में वही होता है। और टू योर सरप्राइज आई टेल यू, जो होता है सोलर सिस्टम प्लैनेटरी मोशन में एग्जैक्टली वही होता है इन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। सारा चीज सिमिलर है, सारा चीज ठीक है। तो देखो हमारे स्क्रिप्चर कितने पुराने हैं और कितने पावरफुल हैं। केप्लर्स लॉ का प्लैनेटरी मोशन पढ़ेंगे, जो जो पढ़ना पढ़ेंगे हम, सेम चीज 100% applicable to that of electrons revolving around the nucleus। ठीक है, तो कण कण में भी ब्रह्मांड को देखने की क्षमता रखते थे, योग्यता रखते थे हमारे ऋषि मुनि। तो चलो समझते हैं क्या हो रहा है। केप्लर्स लॉ बोल रहा है, पहला चीज तो है all planets revolve around sun in elliptical orbits, elliptical orbits। बस इतना ही है फास्ट लॉ। केप्लर्स फास्ट लॉ सेज all planets are revolving around sun in elliptical orbits। अब ये एलिप्स क्या है? जैसे आप सर्किल क्या है जानते हो, आपको कोई एक सर्किल ड्रॉ करने के लिए कहा गया, ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक पॉइंट को फिक्स रख के प्रैक्टिकली ड्रॉ करना है। तो फिर एक थ्रेड लेते हो, उसके साथ एक पेंसिल बांध देते हो, ये पॉइंट फिक्स्ड है, कीपिंग द डिस्टेंस फिक्स्ड, यू मूव द पेंसिल, यू ड्रॉ अ सर्किल, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सेंटर, दिस इज कॉल्ड रेडियस। सिमिलरली अगर आपको एलिप्स ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, ड्राइंग बोर्ड पे दो पिन लगाओ, ड्राइंग पिन दो ठो लगाए, फिर एक लूज थ्रेड ले लो, जो थ्रेड का लेंथ इससे काफी ज्यादा है, ये डिस्टेंस से काफी ज्यादा है। सपोज ये हो गया है थ्रेड, ऐसे लगा दी, फिर एक थ्रेड को एक पेंसिल में फंसा के खींचो, खींचो तो पेंसिल यहाँ पर आ गया। अब देखो थ्रेड ऐसा है ना, थ्रेड अभी ऐसा है। अब ये पेंसिल थ्रेड के अंदर फंसा हुआ है, तो इसके अंदर फंसे हुए रहते हुए यू ट्राई टू मूव द पेंसिल। कुछ देर के बाद आपका पेंसिल यहाँ पे आएगा, तो आप देखोगे कि थ्रेड्स ऐसा हो गए हैं। फिर कभी आपका थ्रेड ऐसे आएगा, तो देखोगे कि आपका थ्रेड्स ऐसे हो गए। कीपिंग द पेंसिल इनसाइड दिस टू थ्रेड्स, बिसाइड दिस टू थ्रेड्स, तो आप इसको मूव करवाओ, फिर आप देखोगे कि एक ग्राफ ऐसे बनेगा, एक ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एन एलिप्स। समझ में आ गया ना? तो क्या किए, दो पिन फिक्स किए, थ्रेड को फंसा के उसके चारों तरफ हम पेंसिल को मूव करवाए और एक ग्राफ ऐसे बन गया। मतलब कभी पेंसिल यहाँ पर था तो थ्रेड ऐसे था, कभी पेंसिल यहाँ पर था तो थ्रेड ऐसे था, कभी पेंसिल यहाँ पर था तो थ्रेड ऐसे था। तो एलिप्स के बारे में क्या कहेंगे? It is locus of all points whose sum of distances from two fixed points is a constant। अब एलिप्स के ऊपर ये एक पॉइंट लिया गया, इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस प्लस यहाँ से डिस्टेंस, दैट इज दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, जितना होगा यहाँ पर कोई पॉइंट लोगे तो यहाँ से डिस्टेंस प्लस यहाँ से डिस्टेंस, सम उतना ही तो होगा। यहाँ पर कोई पॉइंट लिए, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस का सम जितना होगा, ये का सम उतना होगा, ये का सम उतना होगा। सो इट इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स whose sum of distances from two fixed points is a constant। These two fixed points are called focus। फोकस का प्लूरल होता है फोसी। समझ में आया? तो सर्किल का तो एक सेंटर होता है, एलिप्स का दो फोकस होते हैं। सर्किल का एक सेंटर होता है, एलिप्स का दो फोकस होते हैं। तो केप्लर्स फास्ट लॉ क्या कहता है? ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विथ सन बीइंग एट वन ऑफ द फोसाई।
ठीक है, कुछ लोग फोकाई बोलते हैं, कुछ लोग फोसी बोलते हैं, जैसे रेडियस का रेडियाई होता है, फोकस का फोसाई होता है। तो सारा प्लैनेट सन की चारों तरफ ऐसे घूमते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो हर एक एलिप्स का 2 फोकस होगा। वो घूमते वक्त ऐसे घूमते हैं कि उनका एक फोकस में सन रहता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज सन, और यहाँ पर कोई एक प्लैनेट ऐसे घूम रहा है, तो उसका 2 फोकस है, एक फोकस सन के पास है, दूसरा कहीं यहाँ होगा। दूसरा प्लैनेट कुछ ऐसा घूम रहा है, उसका एक फोकस सन पे है, दूसरा फोकस कहीं यहाँ होगा। लाइक दिस नंबर ऑफ प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड सन in elliptical orbits in such a way that the sun is at one of their foci। 2 में से किसी एक में सन को रख के वो घूमते रहते हैं। The planets are moving in elliptical orbits। अब एलिप्स में क्या होता है कि अगर हम इसको सिमेट्रिकली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस, इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ये डिस्टेंस को कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और इसके बारे में आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। एसेंट्रिसिटी करके टर्म आता है, क्योंकि एसेंट्रिसिटी वाला टर्म अभी आप लोग नहीं जानते हो, तो फिर मैं उसका यूज थोड़ा कम कर रहा हूँ। वैसे फिजिक्स में बहुत ज्यादा है नहीं, जो लोग जेईई के लिए पढ़ेंगे उनको एसेंट्रिसिटी के बारे में बताना पड़ेगा। एनीवे, तो ये जो एलिप्स हुआ, एलिप्स का क्या हुआ, ये सेंटर है, ये फोकस है, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस को क्या कहते हैं, सपोज ये सेंटर है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। CP को क्या कहते हैं, CP इज कॉल्ड सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। CQ को क्या कहते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। मतलब ये पूरा चीज को कहते हैं मेजर एक्सिस, ये पूरा लेंथ को कहते हैं माइनर एक्सिस। ये उसका आधा है सेमी माइनर एक्सिस एंड सेमी मेजर एक्सिस। और सेमी माइनर एक्सिस को यूजुअली हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर एक्सिस को A से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम y वर्सेस x फॉर्म में इसका इक्वेशन को लिखेंगे, उसका इक्वेशन कुछ ऐसे आता है, y इज इक्वल टू और y स्क्वायर बाय b प्लस x स्क्वायर बाय a इज इक्वल टू 1। ऐसा होता है एलिप्स का इक्वेशन। जैसे कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, कोई एलिप्स का इक्वेशन ऐसे होता है। कोई सर्किल का केस में क्या होता है, सर्किल का केस में ये और ये दोनों लेंथ बराबर होते हैं, चपटा नहीं होता है, इधर को जितना चौड़ा है इधर को भी उतना ही होता है। a एंड b आर सेम, सॉरी यहाँ पर लिखने में गड़बड़ हुआ, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर्किल के केस में क्या होता है, a और b दोनों का लेंथ बराबर होता है, तभी ना ये सर्किल बनेगा, a जितना होगा b उतना ही होगा। So circle is a special case of ellipse having semi major axis equal to semi minor axis। अगर b का वैल्यू भी a के बराबर हो गया तो ये बनेगा y स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, which can be further written as y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, a इज रेडियस ऑफ द सर्किल। ऐसे होता है। मैं थोड़ा सा खाली फंडा बता दिया ताकि आपको समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। ये एलिप्स का इक्वेशन होता है, सर्किल का इक्वेशन होता है y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर आएगा, कॉमन जाएगा, उधर चले जाएगा। तो वी कम बैक टू केप्लर्स लॉ अगेन। सर ने क्या बोला, केप्लर महाराज ने क्या बोले, वो बोले कि ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड सन, all planets are revolving around sun in elliptical orbits with sun being at one of the foci। sun को किसी एक फोकस में रखते हुए ये घूमते रहता है। सोचो तो, अगर आपको सचमुच ये लॉ समझ में आ गया तो बताओ, अगर हमारा नॉट हो प्लैनेट है, वी हैव 9 planets in the solar system। अभी अगर हम गिनती करेंगे तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फोसाई यू विल गेट। फॉर जस्ट फॉर एग्जांपल, फॉर आवर सोलर सिस्टम, फॉर आवर सोलर सिस्टम ऑफ 9 planets, how many
डिस्टिंक्ट फोसाई एग्जिस्ट। क्या कोई चालाक बच्चा आप में से बोल देगा आंसर कितना होगा? सोच लो। हर प्लैनेट का एलिप्स है, हर प्लैनेट का 2 है। 9 प्लैनेट होना है तो 18 होना चाहिए, लेकिन सबका एक फोकस तो कॉमन रहेगा। कहां पे? सन पे। इसका मतलब इसको छोड़ के बाकी सबका और एक रह गया। 9 प्लैनेट का 9, यहां पर सबका एक मर्ज हो गया है 10। सो इट विल बी आंसर विल बी 10। तो ये आपको केपलर्स लॉ का मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। नाउ विल गो फॉर केपलर्स सेकंड लॉ। ये जो हम लोग देखे ये क्या था? ये फर्स्ट लॉ था। नाउ विल सी सेकंड लॉ। ज्यादातर क्वेश्चन सेकंड लॉ के ऊपर आते हैं और ये समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है लॉ। देखो कैसे कैसे लॉ फॉर्मुलेट किए हैं प्लैनेटरी मोशन के बारे में। नेपच्यून क्या कर रहा है, प्लूटो क्या कर रहा है, यहाँ पर धरती पे बैठ के कोई साइंटिस्ट उसको प्रेडिक्ट कर रहा है। रियली हुई वो और नॉलेज टू दिस बिग साइंटिस्ट। तो क्या बोल रहा है सेकेंड लॉ? कह रहा है, क्या कहता है सेकेंड लॉ? ईच प्लैनेट moves around sun at constant aerial velocity। ये क्या होता है? Each planet moves around sun at constant aerial velocity। मतलब that is the line joining sun and planet sweeps equal area in equal time। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? समझाने की कोशिश करता हूं। ये तो स्टेटमेंट था, ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज हम कहेंगे कि दिस इज व्हाट इज द पाथ ऑफ ए प्लैनेट एंड सपोज हियर इज द सन। तो कभी प्लैनेट यहाँ पे था, कभी यहाँ पे था। मान लो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम लगा t1। कभी प्लैनेट यहाँ पे था और यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए टाइम लगा t2। अलग अलग टाइम लगा होगा, रास्ते में अलग अलग स्पीड है। जब वो A से B तक गया तो द लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लैनेट, लाइन यहां से A से आ गया। सो ये लाइन कितना एरिया स्वीप कर गया? ये एरिया स्वीप कर गया। कॉल दिस एरिया टू बी A1। जब वो यहां से यहां पर गया, लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लैनेट, ये लाइन कितना एरिया स्वीप किया? ये एरिया स्वीप किया। यू कॉल दिस एरिया टू बी A2। एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, इट मूव्स विद कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी। तो क्या कहता है? अगर कहेंगे स्टेट एंड एक्सप्लेन केप्लर्स सेकंड लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन, तो आपको स्टेटमेंट लिखना है, फिगर बनाना है। लेट planet moves from A to B in time t1, planet A to B in time t1 and C to D in time t2. So by second law, Kepler's second law, A1 by T1, area swept per unit time, aerial velocity, linear velocity क्या हुआ? Distance moved per unit time, speed. Similarly, aerial speed क्या हो गया? कितना एरिया मूव किया है कितना समय में? A1 by T1, A1 by T1 is equal to A2 by T2.
Aerial velocity remain same. Area swept per unit time remain constant throughout the motion. यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम लगा t1, कितना एरिया स्वीप कर गया है a1। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम लगा t2, कितना एरिया स्वीप कर गया है a2। a1 by t1 is equal to a2 by t2। ठीक है, कीपिंग दिस इन माइंड अब इसको हम और भी ज्यादा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहेंगे। जैसे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है एवरेज वेलोसिटी, लेकिन जब वेलोसिटी निकालना होता है तो हमें निकालना होता है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यूनिट इनफाइनेसिमल टाइम। छोटे से टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ds, ds by dt होता है वेलोसिटी। उस फॉर्म में लिखेंगे if the planet if in dt seconds the planet sweeps a small area, the planet moves in such a way that the line joining sun and planet sweeps a small area dA, then dA by dt is the aerial velocity, then aerial velocity is dA by dt and that is a constant। ये हो गया मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ केपलर्स लॉ। चलिए सोचते हैं कि कोई एक प्लैनेट यहां पर था, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की, पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप लोग भी समझने की पूरा कोशिश करना। सपोज कोई प्लैनेट यहां से यहां पर आ गया, कितने समय में dt सेकंड में, सन यहां पे था तो ये हो गया एरिया। मान लो कि उस प्लैनेट का v था, स्पीड था v, कुछ स्पीड में तो जा रहा होगा, ठीक है। लेट द वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट is v when it is at a distance r from sun। चलो ये मान के चलते हैं कि जब प्लैनेट कुछ h डिस्टेंस में, r डिस्टेंस में था सन से, तब उसका वेलोसिटी v था, ऐसे मान के चलते हैं। तो ठीक है, तो dt सेकंड में कितना दूर गया होगा, एक छोटा सा डिस्टेंस गया होगा। द स्मॉल डिस्टेंस मूव्ड इन dt सेकंड्स क्या हो जाएगा, स्मॉल डिस्टेंस मूव्ड इन dt सेकंड्स, छोटा सा डिस्टेंस जाएगा, क्योंकि हम छोटे से टाइम इंटरवल ले रहे हैं, छोटा सा डिस्टेंस, बिकॉज द ऑर्बिट इज टू लार्ज। कितना बड़ा ऑर्बिट में घूमता है ना, सम लैक्स ऑफ किलोमीटर्स, ये क्रोर्स ऑफ किलोमीटर्स के ऑर्बिट में घूम रहा है। ये डिस्टेंस r है, यहाँ पर स्पीड v था। Distance moved by planet is equal to in dt seconds is equal to v dt। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर स्पीड उसका v था तो यहां से यहां तक गया dt सेकंड में, तो कितना दूर गया होगा v dt। सिंपल सा है। नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल, ये दोनों पॉइंट बहुत पास पास है, ये दोनों पॉइंट बहुत पास पास है, क्योंकि छोटा सा टाइम इंटरवल ले रहे हैं। अब दोनों पॉइंट अगर पास पास है, किसी भी कर्व का दो पॉइंट बहुत ही पास पास ले लो, कैसे दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। और अगर हम कहेंगे ये पॉइंट का डिस्टेंस यहां से r है, तो ये पॉइंट का भी तो डिस्टेंस r ही होगा, बिकॉज हम लोग दो ठो पास पास की पॉइंट ले रहे हैं।
उनका मिड पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, वही आर ही होगा, है कि नहीं। सपोज आई से दिस लेंथ इज 1 मिलीमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर, मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच में कुछ भी पॉइंट ले लो, सारा पॉइंट का डिस्टेंस यहां से आर को ही निकलेगा। अच्छा ये बात है। अब मैं ये एरिया को कैलकुलेट करना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। ये एरिया क्या होगा, ये एरिया क्या होगा, देखो तो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गया एरिया। बेस कितना है, बेस इज VDT, ये है VDT, और ये डिस्टेंस कितना है, इट इज इक्वल टू आर। सो क्या कहेंगे, DA स्मॉल एरिया स्वेप्ट इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। तो DA बाई DT क्या हो गया, DA बाई DT हो गया हाफ V इंटू R। बाय केप्लर्स लॉ DA बाई DT is a constant for every planet, as for every planet DA by DT is a constant, it implies V into R is a constant, V into R is a constant, the product of velocity and distance is a constant। कितना इंटरेस्टिंग है, देख रहे हो, कहां से निकाल के कहां लाके छोड़ दी। बड़ा अजीब गरीब साइंटिस्ट होते हैं, फील प्राउड होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, जब आर ज्यादा है, क्योंकि ये जो प्लैनेट है वो तो हरदम सन से बराबर डिस्टेंस में नहीं है ना, कभी पास में है कभी दूर में है। किसको कहते हैं, पेरिजी, कहते हैं अपोजी, पास में है या कभी दूर में है। दूर में है आर ज्यादा है, स्पीड विल बी लेस, पास में है आर कम है, स्पीड विल बी मोर, because the product of speed and r, V and r is a constant. Thus when the planet is away from sun, its speed is less, and when it is close to sun, its speed is more। जब वो सन की आसपास है तो स्पीड ज्यादा है। हर एक प्लैनेट के लिए, फॉर एवरी प्लैनेट DA by DT इज ए कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर एक चीज छुपा रह जाता है, वो याद रखना, ये जो कांस्टेंट है, नेपच्यून के लिए DA by DT कांस्टेंट है, अर्थ के लिए DA by DT कांस्टेंट है, लेकिन दोनों कांस्टेंट अलग अलग है। दिस कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स, दिस कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स। एनीवे, तो खैर इसमें आप एक प्लैनेट का V1 R1 दूसरा प्लैनेट का V2 R2 के साथ इक्वेट नहीं कर सकते हो। फॉर एवरी प्लैनेट DA by DT is a constant. I don't write DA by DT is same, it is constant. That constant is again different for different planets, ठीक है, ऐसा है। तो हम केपलर सेकेंड लॉ से खींच तान के क्या क्या चीज निकाल दिए। अब ये केपलर को ये सब चीजें मिला कैसे, सर जोहान्स केपलर कैसे मिला, वो क्या किए, सारा डाटा जो रिकॉर्ड किए अपने स्टूडेंट्स के हाथों, उसको कोरिलेट किए, ठीक है, उसको कोरिलेट किए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए, एनालिसिस किए, तो ये सब चीज निकल के आया। वही डाटा को बार बार एनालिसिस करके न्यूटन जी महाराज अपना लॉ निकाल दिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मन से नहीं निकाले, सब केपलर की देन है। हाँ, बस जैसे अभी केपलर की जो डाटा एनालिसिस से उनको ये चीज पता चला, वैसे उसी डाटा का एनालिसिस से न्यूटन जी को क्या मिल गया Gmm/r² वाला फॉर्मूला, फोर्स Gmm/r²। क्योंकि वो मैकेनिक्स के ऊपर काफी कुछ काम कर चुके थे, तो मैकेनिकल चीजों को सोचने लगे, और ये मैकेनिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं किए थे, वो ऐसे कर लिए। अब केपलर बोल रहे हैं तो कोई विश्वास क्यों करेगा,
साइंस का तो पहला सिम्टम है डोंट बिलीव ऑन एनीवन, आइदर यू प्रूफ और यू वेरीफाई। साइंस में कोई चीज को बिलीव नहीं करना है। वहां पर आप कोई स्टेटमेंट बोलेगा, या तो आप उसको प्रूव करना पड़ेगा या उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। जिस चीज को प्रूव नहीं कर सकते उसको कहते हैं लॉ। जिसको प्रूव नहीं कर सकते, एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास, कैन यू प्रूव इट? नो, तो इट इज ए लॉ, लॉ ऑफ नेचर। जिस चीज को प्रूव कर सकते हैं वो बन जाता है प्रिंसिपल, हाइपोथेसिस, थ्योरम, कुछ भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन जो चीज को आप प्रूव नहीं कर सकते उसको कैसे विश्वास करोगे? बाय वेरीफाई। दो मास ले लिए, देखे कि हाँ एक दूसरे को खींच रहे हैं, हाँ ठीक बोल रहे हैं। तो ये जो लॉ बोले कौन? केपलर। इस लॉ का वेरिफिकेशन भी जरूरत पड़ा। लोग बोले चलो वेरीफाई करके देखते हैं केपलर महाराज जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि ऐसे ही अपने मन से फेंक रहे, क्योंकि हम लोग तो सब बेवकूफ टाइप के लोग हैं, हमको तो कोई भी कुछ बना सकता है। जैसे अभी ऑनलाइन वाले सबको बना रहे हैं, देखो सारा कुछ फ्री चल रहा है, फलाना एकेडमी फलाना वाला ऐसे करके पढ़ा रहे हैं, सब फ्री है। बेवकूफ बनने के लिए तो लाखों करोड़ों लोग भरे हुए हैं। आप बोलोगे सर इतने सारे लोग कैसे बेवकूफ होते हैं? अरे ऑब्वियस है, आउट ऑफ एवरी 1000 बताओ दुनिया में इंटेलिजेंट लोगों की तादाद ज्यादा है कि बेवकूफों की? ऑब्वियसली इंटेलिजेंट लोग बहुत कम होते हैं हर एक क्राउड में, और भीड़ बनता है किसका? जो उनको ज्यादा कुछ सोचना समझना नहीं, इमोशनली ब्रांड देख के, फंटासी देख के जो लोग घुसते हैं वैसे ही। तो अब बात ये हो गया कि हमारा लॉ को वेरीफाई करना। अब ये चीज बार बार स्कूल वाले डालते हैं, क्या डालते हैं कि ये जो लॉ है वेरीफाई करके बोलो कि लॉ जो बोल रहा है वो सही है कि गलत है। अरे हम कैसे वेरीफाई करेंगे? नेपच्यून घूमते वक्त V × R ये कांस्टेंट कैसे वेरीफाई करेंगे? नेपच्यून कितना R पे कितना V होता है कैसे पता करेंगे? मरक्यूरी के लिए कैसे पता करेंगे? अर्थ के लिए कैसे पता करेंगे? वी कैन डू वन थिंग, हमें जो लॉ ऑलरेडी प्रूव्ड है, जो लॉ ऑलरेडी वेरीफाइड है, उस लॉ की बेसिस पे देखेंगे। चलिए देखते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ सेकेंड लॉ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा चलो वेरीफाई करते हैं। देखो जब ये प्लैनेट घूम रहा है, ये प्लैनेट सन की चारों तरफ घूम रहा है, जब वो घूम रहा है प्लैनेट के ऊपर क्या फोर्स आ रहा है? जब ये प्लैनेट घूम रहा है, चाहे प्लैनेट यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, कहीं पे भी हो, इसके ऊपर कुछ फोर्स आ रहा है, दैट इज द फोर्स ऑफ सन, जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स सन। जब वो इधर से जा रहा था तब भी तो उसके ऊपर कुछ फोर्स आ रहा था which was directed towards the sun. So throughout the orbit at every point the planet is experiencing certain force. That force is changing in magnitude as well as in direction. जब वो पास में फोर्स स्ट्रांग, जब वो दूर में है फोर्स इज वीक। कभी फोर्स ऐसा है, कभी फोर्स ऐसा है, कभी ऐसा है, कभी ऊपर है। Force is changing in magnitude and direction. Now I want to know what is the torque applied on the planet by the gravitational force about an axis passing through sun. तो ये फोर्स के चलते इस एक्सिस में क्या टॉर्क बनेगा? हम बोले थे टॉर्क डेवलप्ड बाय ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस। अरे लाइन ऑफ एक्शन तो सन से होते हुए जा रहा है। सो व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स? इट इज जीरो। जब कोई बॉडी को हम यहाँ पे खींच कर लिए थे और ऐसे खींच रहे थे, क्या ये कोई टॉर्क बना रहा था? नहीं। व्हाई? बिकॉज़ द लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू दिस हिंज्ड पॉइंट। तो ये ना घूमेगा नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑन द प्लैनेट, इट इज पासिंग थ्रू सन, सो इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क। ड्यूरिंग मोशन ऑफ planet, the gravitational force acting on it,
the gravitational force acting on it is directed towards sun, directed towards sun. So no torque is produced by this force about an axis passing through sun. हाँ सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन वो सेकेंड लॉ कैसे यहां से वेरीफाई हो जाएगा? चलो देखते हैं कैसे वेरीफाई हो जाएगा, देखते हैं। पासिंग थ्रू सन कोई ऐसा नहीं, ठीक है ठीक है। तो अब प्लैनेट के ऊपर कोई टॉर्क नहीं है, अबाउट व्हिच एक्सिस? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सन। अगर कोई टॉर्क नहीं है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता है, द लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ये सबको मालूम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्स का लॉस क्वांटिटी है टॉर्क। जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आएगा, द एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड, है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे? Therefore, by law of conservation of angular momentum, the angular momentum of planet about sun remain conserved or remain constant। अच्छा, जब उसका स्पीड v है, अगर उसका डिस्टेंस r है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? तो आप क्या कहोगे? एंगुलर मोमेंटम इज ए कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे? आप आई ओमेगा कर सकते हो और मोमेंटम निकाल सकते हो, दैट इज m v into perpendicular distance of line of motion। perpendicular distance of line of motion कितना है? r is a constant। क्या आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रॉन में ऐसे नहीं पढ़े हो क्या? mvr is equal to nh/2 pi। यस, देखो वही चीज आ रहा है। एंगुलर मोमेंटम इज ए कांस्टेंट, mvr is equal to a constant। फिर व्हाट इज m? m is mass of planet। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मास ऑफ द प्लैनेट तो ऐसे ही कांस्टेंट है, ये चीज भी कांस्टेंट है। m को इधर ले लो, कांस्टेंट पे कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट। सो व्हाट यू फाइंड? v into r is a constant। वाह, ये तो आ गया हमारा केप्लर्स बाबा का सेकंड लॉ, v into r is a constant। so Kepler's law is verified। Thus Kepler's law is verified। ये पूछते हैं स्कूल वाले प्रूफ करने के लिए, और एंट्रांसेस वगैरह में पूछते हैं कि Kepler's law can be verified by which other law? Can be verified by law of conservation of angular momentum। तो सारा चीज को ब्रीफ करते हैं वन लाइनर में। When the planet is moving around the sun, it experiences only force, that is the force of gravity, which is directed towards sun। As the force is directed towards sun, it does not produce any torque about sun by law of conservation of angular momentum। As there is no torque about an axis passing through sun, the total angular momentum remains constant। mvr is a constant, vr is a constant। काम बन गया इतने में। समझाने के लिए, लिखने के लिए थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। Kepler's third law, ठीक है। Kepler's third law क्या कहता है? Planets revolve around sun
in such a way that the square of their time period of revolution is proportional to the cube of the mean radius of the path or of the orbit। ठीक है, ध्यान रहे कि प्लैनेट तो हो सकता है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, या फिर जैसे मर्क्यूरी इज मूविंग अराउंड सन इन ए सर्कुलर पाथ, उसका रेडियस तो समझ में आ रहा है, लेकिन अर्थ इज मूविंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, इसका फिर रेडियस क्या होगा? तो क्या कहा जाता है, जो सेमी मेजर एक्सिस है उसको मीन रेडियस दिया जाता है। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से दे देते हैं, इसका सफिशिएंट प्रूफ है, सब्सटेंशियल प्रूफ है, लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं है। स्कूल लेवल के लिए आपको जानना क्या है, मीन रेडियस का मतलब दी सेमी मेजर एक्सिस, द सेमी मेजर एक्सिस of the elliptical orbit is called mean radius, of path। So by third law क्या कहता है कि the square of the time period t square is proportional to r cube। r क्या हो गया? मीन रेडियस। ठीक है, the constant of proportionality is same for all planets। सारा प्लैनेट्स के लिए सेम है। अर्थ के लिए टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जो कांस्टेंट आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जी, मास ऑफ सन, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम कहेंगे कि इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल प्लैनेट्स। मतलब हुआ कि इसमें टी क्या है? टी इज टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, जिसको आप लोग दूसरे तरीके से क्या कहते हो? ड्यूरेशन ऑफ ए ईयर। ठीक है, मतलब अर्थ का डिस्टेंस सन से जितना है, नेपच्यून का डिस्टेंस सन से कुछ दूसरा है ना? तो अर्थ में 1 ईयर इज 365 डेज ऑफ अर्थ, और 365 into 24 आवर्स। नेपच्यून का 1 ईयर का ड्यूरेशन क्या होगा? तो T1 is known to you for Earth, R1 is known to you for Earth, R2 is known for Neptune, तो T2 can be found. That is T1 square by T2 square for two different planets can be written as R1 cube by R2 cube। ठीक है, ये फॉर्मूला काफी काम में लगता है। कभी कभार बोलते हैं कि ये जो लॉ बोला है इसको भी वेरीफाई करो, टेकिंग सर्कुलर ऑर्बिट्स, ट्राई टू वेरीफाई दिस लॉ। स्कूल वाले से पूछते हैं
तो हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पे verification of Kepler's third law assuming circular orbits। तो मान लो कि कोई एक सर्कुलर ऑर्बिट में सन की चारों तरफ एक प्लैनेट महाराज घूम रहे हैं। मास ऑफ द सन इज m, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इज r। तो m हो गया मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट। कैपिटल M हो गया मास ऑफ सन। ठीक है, अगर ये घूम रहा है यहाँ पे तो आपको होगी, अगर v स्पीड में घूम रहा है, इफ v इज ऑर्बिटल स्पीड, then mv square by r, the centrifugal force on it is equal to gm by r square। m कुछ भी हो कैंसिल हो गया, मिल गया v का वैल्यू कितना, gm by r का रूट ओवर दिस इज व्हाट इज कमिंग आउट टू बी v। तो v का वैल्यू मिल गया gm by r। तो ओमेगा कितना हो गया, इट इज v बाई आर। कोई चीज v स्पीड में जा रहा है r रेडियस की सर्किल में, v बाई आर करो तो r नीचे डिवाइड करो, अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, मिलेगा gm बाई आर क्यूब। ये हो गया आपका ओमेगा का वैल्यू। टाइम पीरियड निकालो तो इट इज 2 पाई बाई ओमेगा, इट इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ आर क्यूब बाय gm, है ना। तो चलो दोनों टर्म को स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, क्या मिला, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखो तो क्या मिल रहा है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाय gm। देखो क्या है, here everything is a constant, so t square is proportional to r cube। ये हो गया verification of third law using what, the first law of gravitation। There is a force of attraction। Third law can be verified with the help of Newton's first law of verification, first law of gravitation। Second law, Kepler's second law can be verified by law of conservation of angular momentum। तो ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। सो व्हाट यू फाइंड, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यानी जो कांस्टेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखो तो इट डिपेंड्स अपॉन, ये तो कांस्टेंट है, g आल्सो इज ए कांस्टेंट, मास ऑफ सन। सो फॉर एवरी प्लैनेट दिस कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट, सबके लिए दिस कांस्टेंट इज सेम 4 पाई स्क्वायर बाई gm। ठीक है, तो यहां पर हो गया केप्लर्स थर्ड लॉ की समाप्ति। ठीक है, ये जिसको आंसर आएगा वो फटाफट आंसर बताएगा। रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। तो पहला हुआ कि सपोज हम कहेंगे a planet is moving in an orbit like this and sun is somewhere here। तो यहां पर प्लैनेट है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और यहां पर प्लैनेट है, यहां पर प्लैनेट है, वो ऐसे मूव कर रहा है एट पोजीशन ए एंड एट पोजीशन बी। ये हो गया सन, प्लैनेट ऐसे घूम रहा है।
Which position speed of planet is increasing? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है? ए में होगा। क्यों? क्योंकि जब वो पास रहता है स्पीड ज्यादा रहता है, दूर रहता है स्पीड कम रहता है। ये पास आने लगा है मतलब स्पीड बढ़ने लगा है, ठीक है ना? ठीक है, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि ये स्पीड इज इंक्रीजिंग। कहाँ पे? ए पे कि बी पे? ए पे। अच्छा, तो आप कहेंगे एज एट ए इट इज approaching sun, approaching close to sun. So speed is increasing. ठीक है, ठीक है, ये हो गया आंसर। दूसरा है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन था रेफर टू फिगर, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। बिट नंबर 2, आउट ऑफ ए एंड बी, चलो सी एंड डी लेते हैं। सी एंड डी वेयर स्पीड इज मोर। सी दे दिया यहाँ पे और डी दे दिया यहाँ पे। ये टी ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। बताना है आपको सी और डी में से कहाँ पे स्पीड ज्यादा है। अरे हम तो जानते हैं क्या कि V1 R1 is equal to V2 R2। So when R is more, R क्या था? डिस्टेंस। ये डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है तो स्पीड कम है। सो VC is less than VD। अच्छा, ठीक है, ठीक है। Bit number 3, refer to the same figure. I'm drawing again. ठीक है, नो दैट अगर ये लेंथ ए है फॉर एलिप्स और ये लेंथ बी है, एरिया ऑफ एन एलिप्स, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, नो, इज इक्वल टू पाई ए बी। याद रखो, पाई ए बी होता है एरिया ऑफ द एलिप्स, ठीक है। When given that the duration of year or given that time period of revolution, time period of revolution of a planet is how much? T. Find speed of the planet when it is at a distance। ये क्वेश्चन नंबर 2 ही दे देते हैं क्योंकि नया क्वेश्चन बन गया। एट ए डिस्टेंस
बता पाता है। पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है? किसी को कोई डाउट रिपीटेशन चाहिए तो बोलो, बताते हैं। पहला वाला सिंपल था, समझ में आ गया। अब हम देख रहे हैं दूसरे वाले क्वेश्चन के बारे में। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? एरिया ऑफ एलिप्स इज पाई ए बी। याद रखने के लिए आसान है, ए और बी दोनों बराबर होते, आर होते तो पाई आर स्क्वायर होता, जो कि सर्किल का एरिया है, जो हमें मालूम है। क्या दिया है? कोई आपको बताना क्या है? इस एक कोई प्लैनेट इसी एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है। इस एलिप्टिकल पाथ में कोई प्लैनेट घूम रहा है और जब वो यहां से आर डिस्टेंस में है तब उसका स्पीड क्या है? ठीक है, जब वो यहां से आर डिस्टेंस में है तब उसका स्पीड क्या है वो आपको बताना है। चलिए कोशिश करते हैं निकालने की कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लैनेट व्हेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस। थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं ताकि आपको और बढ़िया समझ में आए। एट मैक्सिमम डिस्टेंस आर फ्रॉम सन, जब सन से वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तब आपको पता करना है कि क्या होगा। ठीक है, कोशिश करिए तो देखें। हियर एरियल वेलोसिटी जो कि dA/dt है इज व्हाट? इट इज एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम। एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम कितना है? वो एक बार घूम के आने के लिए कितना टाइम लगता है? t। तो हम कहेंगे पाई ए बी बाई टी, पाई ए बी बाय टी। रेफरिंग टू द फिगर। ठीक है, तो ये फिगर के हिसाब से पाई ए बी बाई टी है। ठीक है, और एरियल वेलोसिटी हम लोग निकाले थे। अगर स्पीड भी है, देखो सेकंड लॉ की डेरिवेशन करते वक्त किए थे, हाफ वी आर इज इक्वल टू dA/dt। तो इसमें से क्या मिल गया? मिल गया कि v क्या है? v इज 2 पाई ए बी बाय आर टी। डिफिकल्ट तो है नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि एरियल वेलोसिटी इज हाफ वी आर, इट इज नथिंग बट द टोटल एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम। t है इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। अगर सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस हमें दिया गया है तो हम एरियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। फिर डिजिटेड डिस्टेंस r फ्रॉम द सन। Thank you, sir.